बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोबिया एक गरीब घराने की अनपढ़ लड़की थी। वो इतनी हसीन थी जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता। सोबिया जानती थी कि सारे गांव में उस जैसी कोई हसीन लड़की नहीं थी, तभी उसे खुद पर नाज था। इस आगाही ने उसे नखूद की पुतली बना दिया था, तभी वो किसी को खातिर में न लाती। कहते हैं कि इंसान कितना ही खुद पसंद हो, अगर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो इश्क तमाम गुरूर को खाक में मिला देता है। वो जो गांव के किसी नौजवान को घास न डालती थी, बिल आखिर मलिक ओज की मोहब्बत ने इसे बेबस और लाचार कर डाला। चौधरी साहब के नौजवान बेटे मलिक ओज के दिल में उसके लिए पसंदीदगी के जज्बात थे। सोबिया बड़ी तेज़ और होशियार लड़की थी। जब भी ओज की गाड़ी पक्की सड़क से उतरकर हवेली की तरफ जा रही होती, वो दौड़कर रास्ते में आ जाती। ओज की आदत थी वो पुख्ता सड़क से कच्चे रास्ते पे उतरते ही हॉर्न बजा देता था। इस आवाज़ को सुन के सोबिया के कान खड़े हो जाते और वो खेतों में जहाँ होती वहाँ से निकल आती। दरअसल वो भी ओज को पसंद करती थी, लेकिन दोनों में चूँकि बहुत ज़्यादा तबकाती तज़ाद था, लिहाजा वो इससे बात करने की जुर्रत ना कर सकती थी। तहम ओज की आंखों में उसको देखकर ऐसी चमक आ जाती थी जैसे अंधेरे में चांद देख लिया हो। कहते हैं कि जब आतिश दो तरफा हो तभी दिलों की कहानियां रंग लाती हैं, मगर अमीरी और गरीबी का फ़र्क इस कदर ज़्यादा था कि दोनों अपनी अपनी जगह पाबंद व मजबूर थे। ओज अपने बाप से बहुत डरता था, जिसका सारे गांव पे रौब था। उन्हीं दिनों एक रोज़ ओज ने रास्ते में पड़ी टहनी हटाने के बहाने सोबिया को करीब आने का इशारा किया तो वह खिल उठी। एक ख़ास नाज़ो अदा से चलती इसकी गाड़ी के करीब आ गई। ये कांटों वाली टहनी है, इसे उठा के एक तरफ कर दो, वरना गाड़ी का टायर पंचर कर देगी। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। करबो जवार में कोई मौजूद न था और शहर से कचहरी का कोई काम करके घर को लौट रहा था। ये निहायत नादिर मौका था हुसन की इस देवी से कलाम करने का। सोबिया ने झाड़ की टूटी हुई टहनी को, जो कि काफ़ी बड़ी और वज़नी थी, पूरी ताकत से खींच कर रास्ते से परे फेंक दिया और मुस्कुराती हुई वापसी के लिए पलटी की थी कि ओज ने इशारे से उसको रुकने का कहा और जेब से बटवा निकाल के 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। नोट नहीं, ये रुमाल, अपनी निशानी दे दो। ओज की जेब से झांकते रुमाल की तरफ इशारा करके बोली। इसने जेब से रुमाल निकाल के लड़की को पेश कर दिया। ये रुमाल क्या है, जान मांगो तो हाजिर कर दूं? बेसाख्ता ये अल्फाज इसके मुंह से अदा हो गए। सोबिया ने ओज से रुमाल लेकर दिल से लगा लिया। इस लम्हे इत्तफाकन सोबिया का बाप खेत में काम करते करते इस तरफ आ गया। दरअसल ये दोपहर के खाने का वक्त था। आज सोबिया बाप को खाना देने ही जा रही थी। उसे ओज ने रास्ते में जाते देखकर पुकार लिया था। इसने खाने की पोटली पगडंडी के किनारे पे पत्थर पे धर दी थी। जब वक्त पर खाना ना पहुंचा तभी बूढ़ा फजलू इधर को आ गया कि देखे अब तक कोई खाना देने क्यों नहीं आया। तभी इसकी नज़र बेटी पर पड़ी जो ओज की गाड़ी से पलट कर उसकी जानिब आ रही थी। बाप को देखकर उसने रुमाल को गिरेबान के अंदर छुपा लिया। ताहम बूढ़े जहाँ दीदा फजलू को शक हुआ कि कहीं वो ओज आपस में कलाम तो नहीं कर रहे थे। सोबिया अगरचे अपने हवासात पे काबू पा चुकी थी, लेकिन चेहरा तो दिल का आकाश होता है। इसके चेहरे की सुर्खी धूप की तमाज़त की वजह से ना थी, वो किसी और एहसास की चुगली खा रही थी। बाप का दिल धक से रह गया। वो निहायत गरीब आदमी था और चौधरी का मज़ारा था। उसकी ज़मीन पे उसका कच्चा घर बना हुआ था। वो बरसों से चौधरी साहब का नमक ख्वार था। इस वक्त ये सोच के लर्ज़ गया, अगर ओज ने इसकी बेटी पे ऐसी वैसी नज़र रखनी शुरू कर दी तो इसकी इज्जत का क्या बनेगा। तभी घर आके बीवी से सलाह मशवरा किया कि बख्तू, हमारी लड़की जवान है, इसका मंगेतर मौजूद है, वो शादी का भी कई बार कह चुके हैं, फिर देर किस बात की है। तुमने ही तो कहा था इस बार जब फसल की कटाई होगी तो 4 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, तब सोबिया की शादी कर देंगे। छोड़ो इस बात को, मैं रियाज भाई से कुछ कर्ज ले आता हूँ, सोबिया को रुखसत कर देते हैं, बाद में रकम लौटा दूंगा।
फसल उतरने में कितने दिन रह गए हैं? आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ गई है? सोबिया अभी तो सिर्फ 16 साल की है। भगवान, भाई हयात वाले जल्दी कर रहे हैं। इनको अब ज़्यादा इंतज़ार कराना ठीक नहीं है। ऐसा ना हो वो बदल जाए। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। बीवी से जिक्र करना तो एक रस्मी बात थी। फजलू ने आनन फानन सोबिया की शादी की तारीख रख दी। उधर हुस्न इश्क की हकायात शुरू ही हुई थी कि जुदाई की घड़ियां आ गईं। सोबिया बाप के इस फैसले पे बहुत परेशान हुई। वो रातों को उठकर ओज का रुमाल आंखों से लगा के रोया करती। उसे लगता कि ओज से इसका पल भर का नहीं, जन्म जन्म का साथ है। उसे अपनी बेबसी पे बेहद रोना आता। वो ओज को कोई पैगाम तक न भिजवा सकती थी। बहरहाल इसकी शादी अपने मंगेतर तायाजाद फिदा हुसैन से हो गई। फिदा के साथ शादी होते ही इसके सारे तसव्वुराती महल चकनाचूर हो गए। वो फिदा के साथ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर थी। वो ज़हनी तौर पे सख्त नाआसूदा ज़िंदगी बसर करने लगी। इसके ख्वाबों और ख़यालों में तो अभी तक वही शहज़ादा था जो मलिक औज कहलाता था, और इसका ज़िक्र अक्सर गांव की देहाती गरीब लड़कियां नहर किनारे पानी भरते वक्त क्या करती थीं। एक रात इसकी अपने शौहर से लड़ाई हो गई। सोबिया की नफासत पसंद तबीयत फिदा की मट्टी से आटे और पसीने में डूबे कपड़ों की बू बर्दाश्त न कर सकती थी। हर रोज़ रात को वो ख्वाबों की शिकस्त पे रोया करती और इसका शौहर इसके जज्बाती अजियत से बेनियाज गहरी नींद के मज़े ले रहा होता। एक रात जाने इसके जी में क्या आए कि इसने सर पे पगड़ी रखी और शौहर की लुंगी अपने लिबास पे लपेट के रात की तरीके में घर से निकल खड़ी हुई। इसे मालूम था कि मलिक औज इसके ससुराली गांव से 8 मील दूर अपने डेरे पर सोता है। जब दिल में लगन का चराग जलता हो तो महबूब की नगरी आंखों के सामने नजर आती है, ख्वाह वो कितनी दूर ही क्यों न हो। इसने दरिया का थल और रेतला सुनसान इलाका भी पार कर लिया और महबूब के डेरे पे आ पहुंची। वो डेरे के अंदर सहन पे 4 पाई डाले सो रहा था। गर्मियों का मौसम था और डेरे पे बिजली गई हुई थी। ज़रा देर तक वो औज के चेहरे को तकती रही जो चांदनी में भी और भी हसीन हो गया था। फिर इसने सोचा कि मैं भी इससे कम हसीन नहीं हूँ। इसको अपने हुस्न में बड़ा एतबार था, लेकिन इस वक्त बात एतबार की नहीं, दीवानगी के इस जज्बे की थी जो उसे इस हद तक ले आया था। सोए हुए ओज को उसने बाजू हिलाया तो वो हड़बड़ा के उठ बैठा। उसके सामने चांदनी में नहाई सोबिया खड़ी थी। वो समझा कि ख्वाब देख रहा है। फिर होश में आ गया और बोला, क्या हुआ सोबिया? तू इस वक्त? तुम्हारी याद ने चैन ना लेने दिया तो चली आई। दिन को नहीं निकल सकती थी, तभी रात को निकल आई हूँ। मेरी फिदा से लड़ाई हो गई है। मैंने उसे बुरा भला कहा तो वो मुझे जान से मारने के दर पे हो गया है। सरहाने कुल्हाड़ा रख के सोया था, मैं डर के निकल आई। वो जान गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बात ये नहीं कुछ और है। लेकिन अब सोचने वाली बात थी कि करना क्या है। अच्छा तो यह है कि तू वापस लौट जा, मैं गाड़ी में तुझे थल पार उतार देता हूँ। आगे रास्ता थोड़ा सा है, पैदल चली जाना। ये नामुमकिन है, मैं मजबूर हूँ। दहलीज से कदम बाहर निकाल दिया है, अब वापस नहीं हो जा सकती। इसने कुछ देर सोचा, फिर गाड़ी स्टार्ट की। सद शुक्र कि इस दिन बड़े ज़मींदार साहब गांव में न थे। ओश ने तभी सोबिया को गाड़ी में बिठा लिया और करीबी बस्ती में अपने एक दोस्त के पास चला गया। इसे कहा, मुराद खान, ये औरत मेरी अमानत है, इसको चंद दिन अपने घर ठहरा लो। जान की अमान मांगी है, इसकी जान को ख़तरा है। वालिद साहब शहर में हैं, इसलिए मैं नहीं ठहरा सकता, वापस जाना ज़रूरी है। मुराद खान करीबी ज़मींदार का सपूत और इसके बचपन का दोस्त था। इसने समझ लिया मेरा यार अशद मजबूरी के तहत ही इस वक्त आया है। कहने लगा, ओश तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी इमानत की पूरी हिफाजत होगी। जब मर्जी आ जाना और अपनी इमानत को ले जाना। मुराद खान ने सोबिया को अपनी बीवी जुलेखा के पास पहुंचा दिया और कहा, यह मेरे दोस्त की अमानत है, इसका ख्याल रखना, इसे कोई तकलीफ़ ना हो। ज़मींदार घरानों में इस तरह की ख़वातीन आकर पनाह लेती हैं। यह जुलेखा के लिए कोई नई बात ना थी, ताहम जब इसने सोबिया की सूरत देखी तो दंग रह गई। अक्सर बीवियां शकी मिजाज होती हैं। मुराद खान की बीवी को ख्याल आया कहीं मुराद खान दोस्त की आड़ में खुद शिकार न खेल रहा हो।
یہ خیال آتے ہی عورت کی روایتی جلن سے اس کا انگ انگ جلنا شروع ہو گیا۔ وہ شوہر کے سامنے مجبور تھی، زبان نہ کھول سکتی تھی۔ خدا جانے یہ کتنی مدت کے لیے آئی ہے۔ اس نے صوبیہ کو خوب اچھی طرح ٹٹولا، تبھی اس نے بتا دیا وہ ملک اوج کی محبت میں گھر سے نکل آئی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کو شک ہو گیا تھا اور وہ اسے مارنے پر تلا تھا۔ یہ بھی گھر سے بھاگی عورتوں کی ایک عام سی کہانی تھی، اور زمیندار گھرانوں کی خواتین ان دیہاتی عورتوں کی ایسی کہانیوں اور ان کے جنون سے واقف ہوتی ہیں۔ مراد خان تو اگلے روز کسی دوست کے پاس چلا گیا، لیکن اس دن زلیخا کا بھائی اقبال آ نکلا۔ اس نے جو صوبیہ کو دیکھا تو فرفتہ ہو گیا۔ بہن سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہاں کیوں ہے؟ مختصر زلیخا نے احوال بتا دیا۔ تب وہ بولا، مراد خان اپنے لیے اس کو نہیں لایا تو پھر اس بھاگی ہوئی عورت کا یہاں کیا کام ہے؟ تم اس کو میرے حوالے کر دو، ملک اوج کو اس میں کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس سے شادی کروں گا۔ زلیخا نے کافی سمجھایا کہ شوہر کو کیا جواب دوں گی۔ وہ بولا، بے وقوف مت بنو، ایک عام سی عورت ہے، یہ کس کے پاس رہے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم شوہر سے یہ کہنا وہ خود بھاگ گئی ہے۔ یوں اس نے بہن کو مجبور کر دیا۔ زلیخا نے بھی سوچا، اچھا ہے اس حسین بلا سے جان چھڑا لوں، ایسا نہ ہو خود مراد خان کا دل اس پر آ جائے اور وہ اس سے شادی کر لے۔ زلیخا کے ہاں اب تک اولاد نہ ہوئی تھی، جانتی تھی آگے بھی وہ بچے کو جنم نہ دے سکے گی، تو مراد خان نے لازماً دوسری شادی کا سوچنا ہے۔ بس اس سے بھائی کی مان لی۔ صوبیہ سے کہا کہ تمہیں لینے کو ملک اوج نے میرے بھائی کو بھیجا ہے، وہ فلاں جگہ تمہارا منتظر ہے، تم اس کے ہمراہ چلی جاؤ۔ صوبیہ نے گمان بھی نہ کیا کہ زلیخا اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اس نے اعتبار کیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اوج نے اس کو اعتبار کی جگہ ہی رکھا ہے۔ زلیخا کی ہدایت کے مطابق شام کو صوبیہ اقبال کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وہ اس کو گاڑی میں نہ جانے کس مقام پر لے آیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگی کہ اوج آ جائے گا، لیکن اقبال نے اس کو باور کرایا کہ ملک نے تجھ سے دھوکہ کیا ہے، وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے۔ اس نے تجھے میرے حوالے کیا ہے تاکہ میں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ اب تم اپنے شوہر کے پاس چلنے پر تیار ہو جاؤ۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بے شک تم میرے ٹکڑے کر کے مجھ کو دریا پار کر دو، لیکن میں واپس نہیں لوٹ سکتی۔ وہاں بھی اب موت ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی، تو پھر یہاں ہی مر جانا ٹھیک ہے۔ نادان، تم ایسی حسین لڑکی کو موت کے حوالے کرنے کا کس کو دل چاہے گا؟ اب ایک ہی حل ہے، اگر تم قبول کر لو تو مجھ سے نکاح کر لو، میں تم کو شہر میں رکھوں گا، تم میری بیوی ہوگی تو کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، عمر بھر سکھ سے رہوگی۔ فی الحال مجھے تم سے نکاح خفیہ رکھنا ہوگا، اور میں وقت آنے پہ اس راز کو ظاہر بھی کر دوں گا۔ کچھ دیر صوبیہ نے سوچا، آگے آگ ہی تو پیچھے سمندر۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا، اقبال خان آپ ٹھیک کہتے ہیں، اگر اوج میں ہمت ہوتی تو وہ مجھے دوست کے حوالے نہ کر کے جاتا۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچ گئی ہوں، مجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ گھر تو میں لوٹ نہیں سکتی، عزت کی زندگی گزارنے کا یہی رستہ کھلا رہ گیا ہے، مجھے تمہاری بیوی بننا قبول ہے۔ اقبال خان نے صوبیہ کو اپنے اس وکیل کے پاس ٹھہرا دیا جس نے عدالت سے یہ معاملہ نپٹانا تھا۔ وقت معین پر صوبیہ نے اقبال خان سے شادی کر لی۔ اس کا گھر تو بس گیا، لیکن زلیخا کا گھر ضرور اجڑ گیا۔ 2 روز بعد جب مراد خان شہر سے لوٹا، اس نے بیوی سے صوبیہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ صبح ہوتے ہی ہمارے گھر سے نکل گئی، مجھے اطلاع بھی نہ کی، ورنہ میں کیسے اس کو روکتی؟ بھلا ایسی بھاگی ہوئی عورتیں بھی کہیں رکتی ہیں؟ اس نے کہا، بدبخت تو نے یہ کیا ہے، کیسی غفلت کی۔ اب میں اوج کو کیا جواب دوں گا؟ تم اس کو یہی بتانا کہ وہ عورت خود بھاگ گئی ہے۔ یہ بات ناممکن ہے۔ مراد خان نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے شک ہے کہ تم نے ہی اسے گھر سے نکالا ہے۔ اب تم بھی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک وہ عورت مل نہیں جاتی۔ زلیخا گرچہ جانتی تھی کہ صوبیہ کہاں ہے، لیکن وہ شوہر کے سامنے یہ راز نہیں کھول سکتی تھی کیونکہ یہ خود اس کا اپنا کیا ہوا تھا۔ بس مراد خان نے اس کو میکے بھجوا دیا۔ اس نے 1 سال بھی انتظار نہ کیا اور دوسری شادی کر لی۔ زلیخا سے کہا کہ سوتن قبول ہے تو آ جاؤ، ورنہ عمر بھر اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہو۔ زلیخا کو سوتن قبول نہ تھی، لہٰذا وہ اپنے میکے میں رہی، یہاں تک کہ اس کو بڑھاپے نے آ لیا۔
وہ آج بھی پچھتاتی ہے میں نے بھائی کی محبت میں غلط قدم کیوں اٹھایا اور اپنا گھر برباد کر لیا۔